नमस्कार, जनप्रभात सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं हेमेंद्र सिंह। एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। महान क्रांतिकारी शहीद आजम भगत सिंह की आज जयंती है। इस अवसर पर पीएम मोदी, अमित शाह, सीएम योगी समेत तमाम बड़े नेताओं ने उनके पराक्रम को याद करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। पीएम मोदी ने एक वीडियो ट्वीट करते हुए लिखा, मां भारती के वीर सपूत अमर शहीद भगत सिंह की जयंती पर उन्हें कोटि कोटि नमन। एलएसी पर तनाव के बीच फ्रांस ने भारत को 5 और राफेल लड़ाकू विमान सौंप दिए हैं। सूत्रों ने बताया कि अक्टूबर में दूसरे बैच के ये 5 राफेल विमान भारत पहुंचेंगे। इन्हें पश्चिम बंगाल में कलईकुंडा एयरफोर्स स्टेशन पर तैनात किया जाएगा, जो चीन से लगती पूर्वी सीमा की रखवाली करेंगे। बता दें कि राफेल के पहले बैच में शामिल 5 विमानों को 10 सितंबर को वायुसेना में शामिल किया गया था। हाल ही में संसद से पास हुए कृषि कानून के विरोध में कांग्रेस ने मोर्चा खोल दिया है। इसको लेकर चंडीगढ़ में आज राजभवन तक पैदल मार्च निकाला जाएगा। उधर बाकियों ने 5 अक्टूबर को हिसार के बरवाला में होने वाली किसान अधिकार महापंचायत के लिए गांव में जाकर किसानों को न्योता दिया। वहीं पंजाब यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने दिल्ली में इंडिया गेट के पास विरोध प्रदर्शन किया। कोरोना महामारी से जूझ रही सार्वजनिक बैंकों को वित्त मंत्रालय 20,000 करोड़ रुपए की सहायता दे सकती है। दरअसल सरकार ने महामारी से मुकाबले के लिए संसद में कुल 2.35 लाख करोड़ रुपए के अतिरिक्त खर्च की मंजूरी मांगी है। इसके मद्देनजर हाल ही में समाप्त संसद सत्र में अनुदान की अनुपूरक मांग के पहले चरण के तहत बैंकों को 20,000 करोड़ रुपए की मदद की मंजूरी मिली है। आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास की अध्यक्षता में 29 सितंबर से मौद्रिक नीति समिति बैठक शुरू होने वाली है। आरबीआई 1 अक्टूबर को बैठक में फैसले का खुलासा करेगी, लेकिन अधिकतर विशेषज्ञों का मानना है कि रेपो रेट में कटौती की गुंजाइश कम है। बता दें कि पहली तिमाही में जीडीपी रिकॉर्ड निचले स्तर तक जाने के बाद ये बैठक काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। पूर्वी लद्दाख सीमा पर भारत और चीन के बीच तनाव जारी है। ये सर्दियों में रात का तापमान -35 डिग्री तक गिर जाता है। सर्दियों को लेकर भारतीय सेना ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। सेना ने 14,500 फीट की ऊंचाई पर चुमार डेमचोक एरिया में T-19 और T-72 टैंक तैनात किए हैं। ये -40 डिग्री टेम्परेचर में भी दुश्मन पर निशाना साधने में सक्षम है। शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा कि किसानों के हित में एनडीए से बाहर आने का शिरोमणि अकाली दल का फैसला सराहनीय है। भाजपा नेतृत्व वाले एनडीए छोड़ने वाला अकाली दल शिवसेना और टीडीपी के बाद तीसरा दल है। राउत ने कहा कि शिवसेना और अकाली दल एनडीए के स्तंभ थे। दोनों दल भाजपा के साथ हर परिस्थिति में खड़े रहते थे, जबकि अन्य दल सत्ता में भागीदारी के लिए आए हैं। आईसीएमआर के दूसरे सीरो सर्वे में पता चला है कि भारतीय लोग हर्ड इम्यूनिटी से काफी दूर हैं। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने सोशल मीडिया फॉलोअर्स से बातचीत के दौरान ये जानकारी दी। उन्होंने धार्मिक स्थलों में पूजा अर्चना के दौरान भी मास्क पहनने पर जोर दिया। केंद्रीय मंत्री ने बताया है कि आईसीएमआर की एक टीम कोरोना के दोबारा होने वाले संक्रमण पर भी अध्ययन कर रही है। राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश ने कहा कि 20 सितंबर को कृषि विधेयकों को प्रक्रिया के अनुसार पारित कराया गया था। उन्होंने बताया कि विपक्ष द्वारा मत विभाजन की मांग को इसलिए नहीं माना गया क्योंकि सदन में हंगामा होने के कारण व्यवस्था नहीं थी। उपसभापति ने कहा कि नियमों और चलन के अनुसार मत विभाजन की मांग की जानी चाहिए। बिहार विधानसभा चुनाव में अनुसूचित जाति को साधने के लिए नीतीश कुमार ने बड़ा दांव चला है। मुख्यमंत्री ने भवन मंत्री अशोक चौधरी को जदयू का कार्यकारिणी प्रदेश अध्यक्ष बनाया है। दरअसल लोजपा से दूरी बढ़ने और श्याम रजक के पार्टी छोड़ने के बाद नीतीश को अनुसूचित जाति के मतदाताओं से दूरी का अंदेशा सताने लगा है। राजस्थान के सीएम गहलोत ने कोरोना संक्रमण के बचाव को लेकर जागरूकता अभियान शुरू करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने प्रदेशवासियों को इस बारे में जागरूक करने के लिए बड़े स्तर पर मुहिम चलाने का निर्णय लिया है। सीएम गहलोत ने राज्य में कोरोना संक्रमण की स्थिति एवं बचाव के उपायों पर उच्च स्तरीय बैठक को संबोधित किया। भाजपा ने आरोप लगाया है कि जेल नियमावली एवं कानून का उल्लंघन कर लालू यादव को लोगों से मिलने की सुविधा दी जा रही है। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता ने कहा है कि लालू प्रसाद से नेताओं की मुलाकात का सिलसिला लगातार जारी है। इस दौरान जेल नियमावली और कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। कर्नाटक में किसान संगठनों ने एपीएमसी में संशोधन और येदियुरप्पा सरकार द्वारा शुरू किए गए भूमि सुधार अधिनियमों के विरोध में राज्यव्यापी बंद का आह्वान किया है। इसे देखते हुए बेंगलुरु, कलबुर्गी समेत राज्य के कई इलाकों में भारी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया है। कई मजदूर संगठनों, कन्नड़ समर्थक संगठनों, कांग्रेस और जेडीएस ने भारत बंद का समर्थन किया है। राहुल गांधी ने पीएम मोदी की मन की बात को लेकर निशाना साधा। उन्होंने कोरोना महामारी से बचाव के लिए टीका तैयार करने की केंद्र सरकार की रणनीति पर सवाल उठाया। राहुल ने कहा कि काश पीएम मोदी ने टीके को मन की बात का विषय बनाया होता। राहुल ने कहा कि सवाल तो जायज है, लेकिन सरकार के जवाब का भारत कब तक इंतजार करेगा।
जम्मू कश्मीर के पुलवामा में अवंतीपोरा में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। जवानों ने मुठभेड़ में 2 दहशतगर्दों को ढेर कर दिया है। इस मुठभेड़ के दौरान एक जवान भी घायल हुआ है। बता दें कि अवंतीपोरा के संबूरा में दहशतगर्दों के छिपे होने की सूचना के आधार पर जवानों ने इलाके को घेर लिया और वहां तलाशी अभियान चलाया था। भारत में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 60 लाख के पार पहुंच चुका है, जबकि अभी तक 95,542 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के अनुसार देश में पिछले 24 घंटों में 82,170 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 1,039 लोगों की जान जा चुकी है। राहत भरी खबर यह है कि कोरोना से ठीक हुए मरीजों की संख्या 50 लाख के पार पहुंच गई है। पिछली 10 लाख रिकवरी सिर्फ 11 दिन में हुई है। दुनिया भर में कोरोना महामारी से अब तक 10 लाख से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है, जबकि अब तक 3,32,00,000 लोग कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। पिछले 24 घंटों में दुनिया में 2,51,000 नए मामले सामने आए हैं। इनमें से 3,873 लोगों की जान जा चुकी है। अच्छी खबर यह है कि 2,27,000 मरीज ठीक हुए हैं। आप सांसद संजय सिंह ने एक सर्वे कराने का दावा किया है। उन्होंने कहा कि सर्वे में पूछा गया था कि क्या योगी सरकार जातिवादी और ठाकुरवादी है, जिसमें 63% जनता ने कहा था कि योगी सरकार जातिवादी है। प्रदेश के 39 जिलों में एक ही जाति विशेष यानी ठाकुर जाति के 46 शीर्ष अधिकारियों की तैनाती है। क्या ये जातिवाद नहीं है? बिहार चुनाव की तारीखों का ऐलान होते ही सभी राजनीतिक दल सक्रिय हो गए हैं। इस बीच लोजपा राज्य में एनडीए के साथ सीटों के बंटवारे को लेकर लगातार मुखर है। पार्टी के नेता चिराग पासवान ने सीट बंटवारे के लिए केंद्रीय गृह मंत्री और बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष अमित शाह को पत्र लिखा है। माना जा रहा है कि उन्होंने फिर अपनी नाराजगी दर्ज कराई है। केजरीवाल सरकार के दिल्ली जल बोर्ड के निजीकरण की बात को लेकर सियासत तेज हो गई है। इसको लेकर भाजपा के साथ ही कांग्रेस ने भी मोर्चा खोल दिया है। दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष अनिल कुमार ने कहा है कि केजरीवाल भी मोदी सरकार की तरह निजीकरण की राह पर चल पड़े हैं। उन्होंने कहा कि दिल्ली जल बोर्ड के निजीकरण के बाद हजारों कर्मचारी बेरोजगारी की श्रेणी में आ गए। हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला जल्दी गृह मंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा से मुलाकात करने वाले हैं। माना जा रहा है कि इस दौरान कई अहम मुद्दों पर बातचीत हो सकती है। साथ ही किसानों का मुद्दा भी चर्चा में शामिल हो सकता है। इसके साथ ही गठबंधन सरकार के कामकाज और कृषि बिल समेत किसानों के मुद्दों पर भी चर्चा होने की संभावना है। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह आज हाल ही में पास हुए कृषि कानून के खिलाफ धरने पर बैठने जा रहे हैं। अमरिंदर सिंह आज शहीद आजम भगत सिंह की जयंती के अवसर पर उनके पैतृक गांव खटकर कला जाएंगे। यहां पहले सीएम अमरिंदर सिंह भगत सिंह को श्रद्धांजलि देंगे और फिर वहां पर ही धरने पर बैठ जाएंगे। यूपी के माफिया मुख्तार अंसारी के कई गुर्गों ने अपनी गाड़ियों को बुलेट प्रूफ कराया है। सूत्रों ने बताया कि चुपके से स्कॉर्पियो और फॉर्च्यूनर जैसी गाड़ियों को मेरठ और पंजाब से बुलेट प्रूफ कराया गया है। बुलेट प्रूफ कराई गई गाड़ियां मुख्तार के गुर्गों ने अपने करीबियों के नाम पर खरीदी हैं। लखनऊ के पुलिस कमिश्नर सुजीत पांडे ने बुलेट प्रूफ गाड़ियों के बारे में कई महत्वपूर्ण जानकारियां जुटाई हैं। अभिनेत्री कंगना रनौत के मुंबई स्थित दफ्तर पर तोड़फोड़ को लेकर बॉम्बे हाई कोर्ट में आज फिर से सुनवाई होगी। आज सुनवाई के दौरान बीएमसी को कोर्ट को बताना होगा कि उन्होंने जितनी जल्दी से कंगना के दफ्तर पर कथित अवैध निर्माण हटाने की कार्रवाई की, क्या बाकी मामलों में भी उतनी तेजी की कार्रवाई करती है। कोर्ट ने पिछली सुनवाई के दौरान बीएमसी से आज जवाब देने को कहा था। यूपी के नोएडा में एक मसाज पार्लर में डीआरडीओ के साइंटिस्ट का अपहरण हो गया है। वो दिल्ली में काम करते हैं। साइंटिस्ट के अपहरण के बाद हड़कंप मच गया। अपहरण के बाद परिवार से फिरौती मांगी गई। पुलिस ने देर रात साइंटिस्ट को बरामद कर लिया है। इस मामले में पुलिस ने 2 युवतियों समेत 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। मथुरा में श्री कृष्ण जन्मस्थान परिसर के पास स्थित शाही ईदगाह मस्जिद को हटाने के लिए हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई है, जिसको लेकर अखिल भारतीय तीर्थ पुरोहित महासभा ने कोर्ट में याचिका दाखिल करने की आलोचना की है। पुजारियों ने कहा कि ऐसे मुद्दे उठाकर कुछ लोग मथुरा में शांति सद्भाव को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने पड़ोसी देशों के साथ बेहतर सहयोग बनाने पर जोर दिया है। शेख हसीना ने कहा है कि हम हमेशा सोचते हैं कि क्षेत्र के लोगों के विकास के लिए सबसे पहले पड़ोसी देशों के साथ बेहतर सहयोग की जरूरत है। हसीना ने कहा कि हमारी विदेश नीति सभी के लिए मित्रता पर आधारित है, इसमें किसी के प्रति द्वेष नहीं है। विश्व पर्यटन दिवस पर पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने सभी पर्यटन स्थलों में 100% स्वच्छ ईंधन को अपनाने की अपील की है। उन्होंने कहा कि पर्यटन उद्योग नौकरी के व्यापक अवसर मुहैया कराता है। स्वच्छ ईंधन के इस्तेमाल से स्मारकों की सुरक्षा करने और पर्यटकों के लिए स्वच्छ वातावरण बनेगा। बिहार के पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे जेडीयू में शामिल हो गए हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मौजूदगी में पांडे ने पार्टी की सदस्यता ली। पांडे ने कहा कि नीतीश कुमार जी ने मुझे व्यक्तिगत रूप से पार्टी में शामिल होने के लिए कॉल किया। बता दें कि पांडे को बक्सर से टिकट मिलने की अटकलें हैं।
पश्चिम बंगाल सरकार ने कॉलेजों में पढ़ाई शुरू करने का निर्णय लिया है। कॉलेजों में स्नातक की कक्षाएं 2 नवंबर से शुरू होंगी। अक्टूबर में नामांकन की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। स्नातक और पीजी दोनों कक्षाएं ऑनलाइन होगी। इसके लिए कॉलेजों ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। अयोध्या में राम मंदिर के भूमि पूजन के बाद प्रॉपर्टी के दाम दोगुने हो गए हैं। अब इस पवित्र शहर में अधिक से अधिक लोग प्रॉपर्टी खरीदना चाह रहे हैं। प्रॉपर्टी संबंधी गतिविधियों से जुड़े लोगों ने बताया है कि अयोध्या में जमीन की उपलब्धता सीमित है। उसकी कीमत 2000 रुपए से 3000 रुपए प्रति वर्ग फुट है। विश्व पर्यटन दिवस पर केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर को तोहफा दिया है। जसुचेतगढ़ सीमा के लिए ओपन रूप बस सेवा की शुरुआत की गई है। ये जम्मू कश्मीर में पहली ओपन रूप बस है। इसे गरुड़ सेवा नाम दिया गया है। मंत्रालय ने कहा कि इससे पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। लोग खुली बस में प्राकृतिक नजारा देख सकेंगे। झारखंड में करोड़ों वर्ष पुरानी पत्तियों के जीवाश्म मिले हैं। ये जीवाश्म 15 से 20 करोड़ वर्ष पुराने बताए जा रहे हैं। पुरातत्व विभाग ने बताया है कि ताल झाड़ी इलाके के दुधकोल पर्वत पर ये जीवाश्म पत्तियां मिली हैं। आगे की खुदाई अभी जारी है। मध्य प्रदेश कांग्रेस ने 28 सीटों पर होने वाले विधानसभा उपचुनाव के लिए अपनी दूसरी सूची जारी की है। इनमें 9 उम्मीदवार के नाम हैं। कांग्रेस ने भाजपा से आए 3 नेताओं को टिकट दिया है। इससे पहले कांग्रेस 11 सितंबर को अपनी पहली सूची में 15 उम्मीदवार घोषित कर चुकी है। इनमें से 4 उम्मीदवार ऐसे हैं जो कभी भाजपा में रह चुके हैं। मणिपुर सरकार में 5 नए कैबिनेट मंत्रियों को विभागों का आवंटन कर दिया गया है। मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह के पास गृह कार्मिक योजना राजस्व विभाग रहेगा। एस राजेन को शिक्षा और टी सत्यव्रत को खाद्य एवं जन वितरण विभाग दिया गया है। सीएम योगी ने कोरोना संक्रमण दर को 5% के नीचे लाने का लक्ष्य रखा है। सीएम योगी ने अधिकारियों को अधिक निगरानी का निर्देश दिया है। सीएम योगी ने उन 16 जिलों में स्थिति की समीक्षा की जहां एक हफ्ते के अंदर 100 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। उन्होंने कहा कि 1/3 जांच RT-PCR से होनी चाहिए और शेष रैपिड एंटीजन से। तेजस्वी यादव ने बिहार में आरजेडी की सरकार बनने का दावा किया है। उन्होंने कहा कि सत्ता में आने के बाद मंत्रिमंडल की पहली बैठक में राज्य के 10 लाख युवाओं को स्थायी नौकरी देंगे। उन्होंने कहा कि 5 सितंबर से शुरू बेरोजगारी हटाओ पोर्टल पर अब तक 9 लाख से ज्यादा बेरोजगारों ने टोल फ्री नंबर पर मिस्ड कॉल किया है। उड़ीसा भाजपा ने नवीन पटनायक सरकार पर कई आरोप लगाए हैं। भाजपा ने कहा कि कोरोना से निपटने में लापरवाही बरती गई है। भाजपा के कुप्रबंधन के आरोपों पर बीजेड के विधायक ने भी समर्थन किया है। विधायक उमाशंकर सामंतरे ने कहा है कि विपक्षी दलों द्वारा लगाए कुप्रबंधन के आरोप असल में पूरी तरह से गलत है। दिल्ली में हवा की गति बढ़ने से वायु गुणवत्ता में सुधार हुआ है। अगले 3 दिनों तक इसके मध्यम श्रेणी में बने रहने की संभावना है। मौसम विभाग ने कहा कि पंजाब और सीमावर्ती क्षेत्रों से पराली जलाए जाने के छिटपुट मामले सामने आए हैं। पिछले 24 घंटे का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक 117 रहा। असम के 9 जिले अभी भी बाढ़ से प्रभावित हैं। असम में बाढ़ से लगभग 2,25,000 लोग प्रभावित हुए हैं। कुछ दिनों से बारिश के कारण इस साल तीसरी बार राज्य को बाढ़ की स्थिति का सामना करना पड़ रहा है। मौसम विभाग ने उत्तर भारत में मानसून के लौटने की संभावना जताई है। उत्तर प्रदेश में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश हुई है। मौसम विभाग ने 29 सितंबर तक शुष्क मौसम रहने का अनुमान जताया है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने वैकल्पिक ईंधन के लिए नियम जारी किए। गडकरी ने ट्वीट में कहा कि उत्सर्जन घटाने के लिए सीएनजी की तुलना में HCNG का इस्तेमाल होना चाहिए। HCNG के इस्तेमाल के लिए केंद्रीय मोटर वाहन नियम 1989 में संशोधन की अधिसूचना प्रकाशित की गई है। गडकरी ने कहा कि यह परिवहन क्षेत्र में स्वच्छ ईंधन की दिशा में एक बड़ा कदम है। राजस्थान में 947 ग्राम पंचायतों के लिए प्रथम चरण का मतदान आज सुबह शुरू हो गया है। इसमें पंच और सरपंचों का चुनाव होगा। राज्य निर्वाचन आयोग ने बताया कि मतदान सुबह 7:30 बजे शुरू हुआ। उन्होंने बताया कि मतदान शांतिपूर्ण संपन्न कराने के लिए पर्याप्त सुरक्षा बंदोबस्त किए गए हैं। रणदीप सुरजेवाला ने केंद्र और कर्नाटक सरकार को किसान विरोधी बताया। उन्होंने कहा कि केंद्र और येदियुरप्पा सरकार किसानों के जीवन और आजीविका पर हमला कर रही है। उन्होंने कर्नाटक विधानसभा द्वारा पारित APMC और भूमि सुधार कानूनों को काला कानून बताया। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने जम्मू कश्मीर को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि सरकार की योजना घाटी की नियमित यात्राओं की प्रक्रिया को बहाल करने की है। जितेंद्र सिंह ने कहा कि जम्मू क्षेत्र में 3 बांस क्लस्टरों की स्थापना की जाएगी। उनमें अगरबत्ती, चारकोल, टोकरियों आदि का उत्पादन होगा। कर्नाटक सरकार ने अपनी नई पर्यटन नीति जारी की है, जिसका मकसद 10 लाख से अधिक प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार तैयार करना है। मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा ने कहा है कि 2025 तक 5,000 करोड़ रुपए का निवेश जुटाने का लक्ष्य है। नई नीति में सरकार ने GSDP की हिस्सेदारी को 14 से बढ़ाकर 20% करने का लक्ष्य तय किया है। दिल्ली सरकार ने 60,000 से अधिक कोरोना मरीजों को ऑक्सीमीटर उपलब्ध कराने का दावा किया है। सरकार ने कहा कि मरीजों को इसमें ऑक्सीजन से स्तर की जांच करने में मदद मिली है। बता दें कि केजरीवाल सरकार ने जून में मरीजों को ऑक्सीमीटर उपलब्ध कराने की घोषणा की थी।
राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम ने 3 राज्यों में एमएसपी पर धान खरीद के लिए 19,444 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। इन राज्यों में हरियाणा, तेलंगाना और छत्तीसगढ़ शामिल हैं। बयान में कहा गया है कि इस कदम से राज्य एजेंसियों को तुरंत खरीद अभियान शुरू करने में मदद मिलेगी। दिल्ली में रहना अब महंगा हो जाएगा। अब सभी घरों को सालाना सीवेज प्रदूषण शुल्क देना पड़ेगा। ये शुल्क उनको भी देना होगा जहां सीवर नेटवर्क नहीं होगा। दिल्ली जल बोर्ड ने प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। बोर्ड ने कहा है कि प्रत्येक घर से गंदा पानी निकलता है, इसलिए जल शोधन के लिए शुल्क अदा करना होगा। आईपीएल के 13वें सीजन के 9वें मैच में इतिहास बन गया है। शारजाह में खेले गए मुकाबले में राजस्थान ने पंजाब को हराते हुए टूर्नामेंट का सबसे बड़ा लक्ष्य हासिल किया। टॉस हारकर किंग्स 11 पंजाब ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 2 विकेट पर 223 रन बनाए। जवाब में खेलने उतरी राजस्थान ने 20 ओवर में 6 विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर लिया। आईपीएल में आज मुंबई इंडियंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के बीच बड़ा मुकाबला होगा। दोनों ही टीमें आईपीएल में इस सीजन का अपना दूसरा मुकाबला जीतने के लिए मैदान में उतरेंगी। रोहित की अगुवाई वाली मुंबई जहां जीत के लय को बरकरार रखने उतरेगी, वहीं विराट की कप्तानी में बेंगलोर जीत की पटरी पर लौटना चाहेगी। दुबई में होने वाले मुकाबले में दोनों टीमों में कुछ बदलाव होने की संभावना है। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।